Hi guys, this is Surbhi Bhatia and I welcome you all to the YT channel of Legal Edge for 3-year LLB. I hope all of you are doing well and I bring to you this session जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले NL SAT का जो पार्ट बी है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम टाइम उसमें कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है तो लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन अराउंड पार्ट बी फॉर NL SAT. अगर मैं ओवरऑल एनएल सैट के पेपर की बात करूं तो 150 मिनट्स का हमारा ये पेपर होता है एंड इट इज पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट एज इन दो सेक्शंस में हमारा ये पेपर आता है. पार्ट ए जिसमें हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट ए जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, एंड पार्ट बी जिसमें हमारा सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है. तो फॉर एमसीक्यूज आपको मिलेगी एक ओएमआर दैट यू हैव टू फिल अप, ठीक है, ये अराउंड 75 मार्क्स का होता है. एंड पार्ट बी जो हमारा आज मेन एजेंडा ऑफ डिस्कशन है ये पूरा सब्जेक्टिव होता है और ये भी होता है अराउंड 75 मार्क्स. अब मेजरली हम पार्ट बी की तो अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लेते हैं बट बिफोर गोइंग टू द डिस्कशन अराउंड पार्ट बी वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्ट बी हर स्टूडेंट का चेक नहीं होगा. इफ देर आर 500 स्टूडेंट्स तो सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का ही पार्ट बी का टेस्ट चेक होगा. मतलब द रेशियो इज इन 1:5. फॉर एवरी 5 स्टूडेंट्स सिर्फ एक स्टूडेंट का पार्ट बी का एग्जाम चेक होगा, आंसर्स चेक होंगे. तो पार्ट ए इज योर समवॉट अ क्वालिफाइंग राउंड. जब ओवरऑल स्कोर आएगा तो दैट इज पार्ट ए प्लस पार्ट बी, बट आपका जो फर्स्ट लैडर है टू गेट योर आंसर्स चेक फॉर पार्ट बी फॉर क्वालिफाइंग एनएल सैट का एग्जाम इज आपको पार्ट ए में एक्सेल करना होगा. तो अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि पार्ट ए एंड में कर लेंगे, हर दिन आंसर राइटिंग की हैबिट डाल लेते हैं, नो, बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट. अब इफ आई टॉक अबाउट पार्ट बी इंडिविजुअली, पार्ट बी में हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं. एक होता है जहां पर हमें लॉ बेस्ड कुछ केस स्टडीज दी होती है, वहां पर हमारे पास 10 क्वेश्चंस तक आए हैं. कुछ एक दो सालों से हमारे पास 5 to 6 क्वेश्चंस आने लग गए हैं, ठीक है. और द सेकेंड कैटेगरी इज जहां पर आपके सामने सीधा एक ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आता है. यू हैव टू राइट एन ऐसे ऑफ 500 to 600 वर्ड्स. तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट्स, दोनों की आंसर की लेंथ, दोनों की मार्किंग अलग अलग है. अगर मैं अच्छा, वन इंपॉर्टेंट थिंग, पार्ट बी में किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस कि हम सब्जेक्टिव आंसर में नेगेटिव मार्किंग कैसे करेंगे, राइट. नाउ लीगल रीजनिंग में जो हमारी केस स्टडीज होती हैं जिसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करते हैं क्लास में, राइट. आपको एक सिचुएशन दी है एंड यू हैव टू टेल कि वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. यू हैव टू टेल वेदर द हस्बैंड शुड एक्चुअली स्टे विद द वाइफ आफ्टर ऑल ऑफ दिस और नॉट, राइट. तो इस तरीके की आपको पूरी एक सिचुएशन दी होगी एंड टुवर्ड्स द एंड आपको एक पॉइंट को डिड्यूस करना होगा विद द हेल्प ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स एंड सिचुएशन. तो ये टोटल 50-60 मार्क्स का होता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन अराउंड 10 से 15 मार्क्स का होता है. एज आई टोल्ड यू, ऐसा भी हुआ है, अब जैसे लास्ट टाइम 5 क्वेश्चंस आ गए थे तो दे वर फॉर 12 मार्क्स ईच, राइट. तो ये कहीं ना कहीं हमारा वो रहता है, फ्लक्चुएशन रहता है. हाउएवर जब हमारे पास ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो 100 and 150 वर्ड्स का रेंज हो जाता है. अब लास्ट 2 साल से क्योंकि 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनकी जो जनरल लेंथ आती है दैट इज 200 to 250 वर्ड्स. तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से आदत डालनी चाहिए कि आप 200 to 250 वर्ड्स के लिए रेडी हैं. बट कभी कभी ऐसे कुछ केस स्टडीज भी प्रैक्टिस करो जहां पर तुम 150 to 200 वर्ड्स लिख रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है टू स्ट्रेच द आंसर बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. कई बार ऐसा होता है इतने लंबे आंसर्स लिखने की आदत होगी कि वो कंसाइज नहीं कर पा रहे हैं. सो वंस अ वीक डू प्रैक्टिस दैट 100 to 150 वर्ड्स वाला भी, बट मेजरली यू शुड प्रैक्टिस द रीसेंट ट्रेंड ऑफ 200 to 250 वर्ड्स का रिक्वायरमेंट. इफ आई कम टू द एनालिटिकल एसे वाला पॉइंट, एनालिटिकल एबिलिटी, जहां पर आपके सामने एक एसे बेस्ड क्वेश्चन आता है, फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप आपके पास एक ही ऐसे पूछा जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 15 मार्क्स मेजरली, राइट. इसमें आपको 400 to 500 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होगा एंड द टॉपिक्स हैव वेरीड फ्रॉम करंट अफेयर्स मेजरली, ठीक है.
गवर्नेंस के जो टॉपिक्स हैं या फिर जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं, एथिकल इश्यूज चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स इन न्यूज चल रहे हैं, जो भी डिबेट्स एंड डिस्कशंस चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच के अराउंड 2025 वाज ऑल अराउंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाउ फ्री आर वी स्पीक टू एनीथिंग इन द कंट्री, या फिर do we actually need UCC in the entire country? What is your say about SIR जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है? Is the election commission actually free? तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां पर आपके पॉलिटिकल टैंजेंट्स, आपके सोशल एस्पेक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं, एंड दीज आर सर्टनली द फेवरेट काइंड ऑफ टॉपिक्स फॉर एनी ऐसे। तो ऐसे बेस्ड टॉपिक्स के लिए भी आपको बहुत ही मिक्स टाइप ऑफ टॉपिक्स का प्रैक्टिस करना होगा, राइट? दोनों की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग अलग है। फॉर ऐसे यू कैन डेफिनेटली कोट डिफरेंट जजमेंट्स जहां पर आप सपोर्ट कर रहे हैं अपने आंसर को। अब ट्राई एंड नॉट रिमेंबर एवरी काइंड ऑफ जजमेंट, बट अगर आपने कुछ सपोर्ट में कोई एक आर्टिकल डाल दिया है, कोई प्रोविजन डाल दिया है, कोई भी आपने ऐसे लॉ का नाम डाल दिया है, तो दैट ऑब्वियसली हेल्प्स यू टू सब्सटैंशिएट आपका आर्ग्यूमेंट या फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट। अगर मैं बात करूं लीगल रीजनिंग वाले केस स्टडीज के क्वेश्चंस की, तो यहां पर आप दो प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकते हैं टू राइट योर आंसर। आईरैक सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है बाय द स्टूडेंट्स, दैट इज इशू, रूल, explanation, argument and conclusion. मतलब you start your answer by telling the examiner कि आपको इस पूरी situation में क्या issue लगा, that is somewhat molding your question stem, what is ultimately asked you into the problem. ठीक है? Rule, what is the provision that you're going to apply. अब नो मैटर आप कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, द एग्जामिनर, द अथॉरिटी हैज ऑलवेज टोल्ड अस कि आपको किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देना है। नो एक्स्ट्रा नॉलेज इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू हियर। आपको कोई सेक्शंस कोट नहीं करने हैं, कोई आर्टिकल्स कोट नहीं करने हैं, आपको कोई भी जजमेंट्स कोट नहीं करने हैं। इट इज ओनली योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर एग्जामिनर इज ओनली चेकिंग कि आप कोई एक सिचुएशन में किस तरीके का डिसीजन मेकिंग करते हैं, हाउ वेल यू इंटरप्रेट द सिचुएशन, हाउ वेल यू डिड्यूस वो छोटे छोटे पॉइंटर्स टू कम टू अ कंक्लूजन, राइट? जो भी आपने डिसीजन लिया उसके पीछे का आर्ग्यूमेंट या काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है, एग्जामिनर आपको इन ग्राउंड्स पे चेक कर रहा है। तो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग एनी fancy vocabulary here by using any of the heavy legal aspects here. ठीक है? वो आपकी legal knowledge check नहीं कर रहे, वो सिर्फ आपकी जो comprehension skill है, how well do you understand the situation, उसको check कर रहे हैं। ठीक है? The other situation, the other principle that you can use is CREAC, which is conclusion. And then you explain the rule. ठीक है? Then you have an explanation around all of this. You give your argument and you conclude. तो यहां पर आपने पहले ही इशू ना बता के you have somewhat put the point in mind of the reader, in mind of the examiner कि आपका आंसर क्या है। Yes, husband should not stay with the wife because अब आप रूल बताएंगे कि हाँ यहाँ पर ये रूल के वजह से, उस रूल का एक्सप्लेनेशन, उसका आर्ग्यूमेंट, जहां पर आपके सारे पॉइंटर्स आएंगे जो आपने फैक्ट से इधर उधर से उठाए हैं, एंड देन वही बात जो आपने स्टार्टिंग में लिखी थी उसी को ही आप इलैबोरेट करके फाइनली कंक्लूड करेंगे दैट यस, समराइजिंग और आई एब्सोल्युटली विदस्टैंड विद द पॉइंट दैट हस्बैंड शुड नॉट स्टे विद द वाइफ और व्हाटसोएवर द केस इज, राइट? तो यहाँ पर एक आपको स्ट्रक्चर्ड आंसर देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज टाइप ऑफ केस स्टडीज, फॉर योर लीगल रीजनिंग की जो केस स्टडीज आती हैं। अगेन, expecting you to know the sections, the laws is not the requirement here. How structured answer can you give, how clarified thoughts you can put up in the words, that is the need of this particular 5 questions of these particular 60 marks का segment. Moving on, if I take you to analytical essay, as I told you, यहाँ पर again आप अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे झाड़ सकते हो, अपनी नॉलेज यहाँ पर निकाल सकते हो, बिकॉज यू हैव टू राइट 400-500 वर्ड्स ऑफ ऐसे। यहाँ पर इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि हाउ वेल डू यू नो द सिचुएशन, कैन यू कनेक्ट इट टू एनी रियल इंस्टेंसेस, राइट? एट द सेम टाइम डू यू नो एनी प्रोविजंस अराउंड इट। तो ये सारी चीजें वुड बी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। नाउ फॉर बोथ द
sections, I would say, for both the aspects of part B, जिसमें essay है या case studies है. First and foremost thing that you should start right away is reading. This is the most important thing. अगर आप daily editorials पढ़ रहे हैं, Indian Express का explained पढ़ रहे हैं, ठीक है, The Wire जैसी sites पढ़ रहे हैं, तो आपका grasp over those essay वाले topics automatically becomes better. ठीक है, तो for essay type questions, it is always important to have a good knowledge also around them. Editorials, reading newspapers, Indian Express का explained कहीं ना कहीं आपको help करता है इन सारी information को grasp करने में, right? Then क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए, ऐसे बहुत ही स्कैटर्ड नहीं लगना चाहिए आपका आंसर. एज आई टोल्ड यू, फॉर द केस स्टडी सेगमेंट, दीज आर द प्रेफरेबल अप्रोचेस दैट यू शुड ट्राई. तो जब भी आप आंसर राइटिंग ट्राई कर रहे हो, ट्राई फ्रॉम बोथ द अप्रोचेस, ठीक है, एंड इनिशियली, एंड देन सी कि व्हाट सूट्स यू. ऐसा मत करो कि आयरैक अप्रोच ही फॉलो कर रहे हो, मे बी इट इज द सेकेंड वन जिसमें तुम बहुत अच्छे से अपने थॉट्स को पुट अप कर पा रहे हो. तो ट्राई बोथ ऑफ देम एंड देन सी व्हाट वर्क्स वेल फॉर यू, राइट. तो एग्जामिनर मेजरली आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चेक करें, एंड फॉर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप अपने थॉट्स को पहले एक समरी सॉर्ट में बना लें. फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम आंसर राइटिंग की क्लास करते हैं, व्हाट वी डू इज वी विल क्विकली राइट द पॉइंट्स कि हाँ, मेरे को ये पॉइंटर्स डेफिनेटली इंक्लूड करने हैं, सो दैट इससे दो चीजें हो जाती है. वन, यू गेट द ऑर्डर कि किस ऑर्डर में मेरे को अपना आंसर स्ट्रक्चर करना है, एंड सेकंड, यू डोंट मिस आउट ऑन एनी पॉइंट, राइट. कई बार ऐसा होता है यू मिस आउट ऑन वन लाइन, वन पॉइंट, and that could be a major one, and even if that is a minor one, maybe the examiner was seeking to find it. ठीक है, वो छोटा सा एक स्टेप अगर हमें क्लोजर लेकर जा रहा है हमारे एम्बिशन के, सो व्हाई नॉट. तो इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड दैट यू स्ट्रक्चर द थॉट्स फर्स्ट, देन डोंट प्रोवाइड एक्सटर्नल नॉलेज. दिस आई वुड से स्पेसिफिकली फॉर योर केस स्टडीज. And if I talk about essay, then you have to give a reasoned opinion. By reasoned opinion, I mean you need to give a balanced approach. Please don't refrain yourselves from just going in favor of a particular point or just absolutely going against a particular point. आपको बहुत ही balance करके अपना आंसर लिखना होता है. We are expected that we have arguments as well as counter arguments for both the situations. तो आपका major focus होना चाहिए over the arguments on the point, but balance it out with, अगर आपने 4 arguments दिए, then balance it out with at least 2 arguments, and then in one point you can give a reasoned or a balanced opinion towards the conclusion, right? Again, essays के जो हमारे topics होते हैं वो होते ही ऐसे topics हैं जिसके around हमारे बहुत से debates चल रहे हैं. For case studies, the situations or the questions have gone from freedom of speech and expression to consumer disputes or to aspects of contracts. तो ऐसे XYZ points उठाए गए हैं, right? So that was all about this particular session. I hope you guys enjoyed it, and what all other sessions do you need from us? Do let us know in the comment section. Take care, guys, and bye-bye.